नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है राहु का जो गोचर होने जा रहा है, मेष राशि से निकलकर मीन राशि में राहु गोचर करने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। इस गोचर का मिथुन लग्न के ऊपर एवं मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या होगा, इसको हम लोग जानेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। आप सभी के बीच ये मिथुन लग्न का चार्ट है। जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है ये आपको लग्न हाउस है, और इसलिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह मिथुन लग्न का चार्ट हो गया। 3 नंबर मतलब तीसरी राशि। तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। अब इस राशि के अंदर, इस लग्न के अंदर जो राहु है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10वां घर हो गया जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। मीन राशि 12 नंबर मतलब मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी ग्रह कौन हो गए? मीन राशि के स्वामी ग्रह हो गए गुरु। और ये जो हाउस है ये 10म हाउस कर्म हाउस है। तो कर्मेश, इस लग्न के अंदर कर्मेश बन गए गुरु। अब इस राशि के अंदर जब राहु इंटर होगा तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक तो इस घर को प्रभावित करेगा जहाँ पर राहु गोचर करेगा, और उसके बाद जिस घर के ऊपर उसकी दृष्टि होगी फिर उस घर से संबंधित चीज़ों पर वो अपना प्रभाव डालेगा। यहाँ पर बैठते हुए राहु अपनी 5वीं दृष्टि से, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर उसकी 5वीं दृष्टि होगी, और 7वीं दृष्टि होगी जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 5 के बाद 6 7, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी 7वीं दृष्टि होगी, और 9वीं दृष्टि इसकी हो जाएगी जहाँ पर आपको 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी 9वीं दृष्टि हो जाएगी। तो एक तो इस घर को प्रभावित करेगा, साथ में जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है अपनी दृष्टि से यहाँ पर प्रभाव डालेगा, फिर यहाँ पर प्रभाव डालेगा और यहाँ पर प्रभाव डालेगा। राहु जब मीन राशि के अंदर जब गोचर करेगा तो मीन राशि के अंदर आप सभी जानते हैं कि हर राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों के पद शामिल होते हैं। ओवरऑल 2.25 नक्षत्र शामिल होते हैं, मतलब 3 नक्षत्रों के कुल मिलाकर के 9 पद शामिल होते हैं। तो जब मीन राशि में राहु गोचर करेगा तो जैसे ही वो इंटर करेगा तो वो पहले आपको जो उसका जो गोचर होगा वो पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा 60 दिनों तक। जैसे ही इस राशि के अंदर उसकी एंट्री होगी तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर गोचर करेगा अगले 60 दिनों तक। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो भी आपको गुरु है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु एक राशि के अंदर 540 दिनों तक रहता है, और राहु 1 डिग्री चलने के लिए 18 दिनों का समय लेता है। तो आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर 60 दिनों पर जब प्रभाव डालेगा तो इस पीरियड में गुरु प्रभावित हो जाएंगे, और गुरु के साथ में जुपिटर के साथ में जो संबंध है राहु का वो आपको शत्रुता का है। तो जैसे ही राहु इस घर के अंदर इंटर होगा, यहाँ पर इस लग्न के अंदर गुरु जो है कर्मेश है, और इसलिए जो है कि उस व्यक्ति का जो कर्म होगा, जो उसके कामकाज होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। राहु के यहाँ पर गोचर करते ही सबसे पहले आपको उस जातक को, जो भी लोग मिथुन लग्न वाले हैं, उनके कार्य प्रभावित होंगे, और वो कार्य नकारात्मक प्रभावित होंगे। नकारात्मक प्रभाव इन द सेंस काम में बाधाएं उनको देखने को मिलेगी। और इस पीरियड में गुरु को हम लोग किससे जोड़ते हैं? गुरु को ज्ञान से जोड़ते हैं। तो ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाएंगे। व्यक्ति का खुद का भी ज्ञान
प्रभावित होगा, ज्ञान उसका प्रभावित होते हुए वो भ्रमित हो जाएगा। राहु क्या करता है? इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा कर देता है। जो आपके अच्छे लोग हैं उनके बारे में भी आपके मन के अंदर नकारात्मक भाव ला सकता है, और इस कारण से आपके जो भी आदरणीय लोग हैं उनका भी आप अपमान कर सकते हैं। राहु जब गुरु के साथ आता है, गुरु के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाता है, तो वो क्या करता है, वो जो आपके जो भी जीवन में जो गुरु के रूप में है, गुरु के रूप में कौन होता है? आपके माता पिता होते हैं, जो भी बड़े हैं आपसे, जो आपके आदरणीय हैं, माता पिता हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, या फिर इवन जो भी समाज के अंदर जो गुरु हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो भी जो है कि महंत हैं, या फिर जो भी बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो सारे जो है कि गुरु का मतलब, गुरु को आपको भगवान से भी जोड़कर परमात्मा से भी जोड़ा जाता है। तो ये सारे लोगों के प्रति आपके जो भाव हो जाएंगे वो आपके नकारात्मक हो जाएंगे इस पीरियड में, जो अगला फर्स्ट जो 60 दिन का पीरियड होगा। साथ में आपके कामकाज भी प्रभावित होंगे और आपका ज्ञान भी प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जो है कि जैसे ही गुरु राहु जो है वो आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने लगेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो जब वो गोचर करेगा अगले 60 दिनों के बाद, वो 240 दिनों तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर गोचर करेगा राहु। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपको शनि होते हैं। तो इस पीरियड में क्या होगा? इस पीरियड में राहु जो है वो इस घर से संबंधित 3 तरह के चीज़ों को प्रभावित करेगा। एक आपको शनि को प्रभावित कर देगा, साथ में गुरु को प्रभावित तो ऑलरेडी कर ही रहा है, लेकिन साथ में आपको शनि भी प्रभावित हो जाएंगे। और शनि को प्रभावित करते हुए क्या करेगा? ये जो पीरियड होगा उस व्यक्ति को अचानक से उसके मन के अंदर एक अलग से जो है कि भाव पैदा कर देगा। शनि क्या है? शनि जो है कि न्याय के देवता है, शनि जो है कि नैतिकता के कारक है। तो उस व्यक्ति के अंदर अचानक से भाव हो जाएगा कि नहीं, मैं जो कार्य करूँगा वो नैतिक होना चाहिए। वो बहुत ही नैतिक होने की कोशिश करने लगेगा इस पीरियड में। अगले जो 240 दिनों तक उसके मन के अंदर ऐसी स्थिति बन जाएगी। वो न्याय के प्रति बहुत ही एक्टिव हो जाएगा, बहुत ही प्रेरित हो जाएगा, वो न्यायिक बनने की कोशिश करने लगेगा। ऐसा सिचुएशन आपको बनाएगा राहु। उसके बाद जो अगला 240 दिनों का लास्ट का जो 240 दिनों का जो उसका गोचर होगा, रेवती नक्षत्र के अंश पर जब वो गोचर करेगा राहु लास्ट के 240 दिनों तक, तो रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। तो बुध के नक्षत्र में जब वो गोचर करेगा राहु, तो बुध को प्रभावित करेगा, साथ में गुरु को तो कर ही रहा था। तो बुध को प्रभावित करते हुए राहु क्या करेगा? बुध का राहु के साथ मित्रवत व्यवहार है। अति मित्र भी अगर राहु का कोई है तो वो आपको बुध को माना जाता है, और इसलिए जो है कि बुध को प्रभावित करते हुए क्या करेगा? अपने मित्र को, उस मित्र के संबंधित कार्यों में वो जो है बढ़ोतरी कर देगा। तो बुध किसके कारक है? बुध जो है कि वाणी के कारक है। बुध क्या है? ज्ञान के कारक है। बुध जो है कि कैलकुलेशन के कारक है। तो जो राहु का जब इस नक्षत्र के अंश पर जब वो गोचर करेगा, तो व्यक्ति के जो बौद्धिक क्षमता होगी वो बहुत ही शार्प हो जाएगी, शातिर हो जाएगी, टेक्निकल बना देता है। राहु जब बुध के साथ आता है तो क्या करता है? व्यक्ति का जो ज्ञान, जो उसकी बुद्धि होती है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि हो जाता है, बहुत ही शातिर हो जाता है, बहुत ही वो बोलने में बहुत ही शातिर हो जाएगा, वो सोच समझकर बोलने लगेगा। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो जानेगा कि वो कौन सा शब्द का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ऐसी स्थिति बना देगा। ये आप मान सकते हो कि ये जो है कि इसके सकारात्मक प्रभाव के रूप में आप देख सकते हो जब रेवती नक्षत्र के अंश पर जब राहु गोचर करेगा। तो ये तो पर्टिकुलर जो प्रभाव हुआ जब राहु इस घर के से संबंधित किस तरह से प्रभाव डालेगा जब इस घर के अंदर गोचर करेगा। लेकिन इसके साथ हमें यह भी आकलन करना है कि यहाँ पर जब गोचर करेगा तो राहु जो है कि अपनी 5वीं दृष्टि से वो किस घर को देखेगा? जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 5वीं दृष्टि से देखेगा। तो जो 4th नंबर जो लिखा हुआ है वो इस लग्न के अंदर आपको धन भाव है, उसको जो है कि हम धन भाव के रूप में देखते हैं। तो जो इस लग्न के अंदर धन भाव के जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? चंद्रमा है। तो राहु की वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। तो जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, आप सभी जानते हैं कि राहु का जो है कि चंद्रमा के साथ जो संबंध है वो शत्रुता का है। तो वो राहु क्या करेगा? उस चंद्रमा को
पीड़ित करेगा, चंद्रमा को कष्ट देने की कोशिश करेगा। तो चंद्रमा को कष्ट देगा तो क्या होगा, इस व्यक्ति का धन प्रभावित हो जाएगा, धन का क्षय कराने की कोशिश करेगा, धन का आपको समझ लो कि अनावश्यक खर्चे बढ़ा देगा, ऐसी स्थिति बना देगा। व्यक्ति जो है कि धन जो इकट्ठा करके रखा है वो उसको कैसे भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा जिससे कि उस व्यक्ति का धन में कमी आनी शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति डालेगा। और शुरू का जो आपको ये भी सभी जानते हैं कि जैसे ही जो राहु की जो दृष्टि होगी वो भी आपको, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब कर्क राशि के अंदर उसकी दृष्टि होगी तो कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। तो 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तो कर्क राशि के अंदर पहला जो नक्षत्र होता है वो पुनर्वसु होता है। वो आपको पुनर्वसु नक्षत्र के एक चरण शामिल होते हैं, साथ में आपको पुष्य नक्षत्र, फिर अश्लेषा नक्षत्र। तो जो उसकी दृष्टि होगी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर ऊपर जब होगी, शुरू का जो 60 दिनों तक उसकी जो दृष्टि होगी वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंश पर उसकी दृष्टि होगी। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो गुरु ही होते हैं। तो उस पीरियड में भी वो वहाँ पर देखते हुए गुरु को प्रभावित करेगा। ऑलरेडी जो है कि इस घर के अंदर भी वो गुरु के नक्षत्र में ही गोचर करेगा और अपनी जो दृष्टि डाल रहा है वो भी जो है कि गुरु के नक्षत्र के अंश पर ही डाल रहा है। तो उस ओवरऑल गुरु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, ये जो फर्स्ट 60 डेज का पीरियड होगा प्रभावित हो जाएंगे और उसका ज्ञान प्रभावित हो जाएगा, ज्ञान पीड़ित हो जाएगा, ज्ञान दूषित हो जाएगा और वो अपमान करा सकता है, ऐसी स्थिति बनाएगा। इस पीरियड में उसको अनावश्यक खर्चे बढ़ा सकता है। इस सब का ध्यान रखने की जरूर कोशिश करनी चाहिए जो भी लोग मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि वाले लोग हैं। उसके बाद अगला जो 240 दिनों का पीरियड होगा, जब उसकी दृष्टि पुष्य नक्षत्र के अंश पर पड़ेगी तो वहाँ पर पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो भी आपको शनि ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी कि व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी जो है कि वो शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु जो दृष्टि डाल रहा है वो भी शनि के नक्षत्र के ऊपर ही डाल रहा है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि ही होते हैं। तो वो खुद यहाँ पर नैतिक होते हुए और पूरी नैतिकता के साथ में आपके धन के साथ न्याय करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपको राहु, मतलब आप अगर जीवन में कुछ भी अगर गलत तरीके से धन को प्राप्त किए होंगे तो उस धन को कैसे भी वो रहने नहीं देगा, ऐसी स्थिति बनाएगा ताकि वो खर्च करवा दे अनावश्यक। अगर तो ऐसे पीरियड में आपको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी गलत तरीके से धन को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस धन को वो राहु का जो प्रभाव होगा वो नकारात्मक होगा। इसके साथ ही उसका जो दृष्टि होगा, अगला जो दृष्टि होगा वो आपको अश्लेषा नक्षत्र के अंश पर होगा। उस पीरियड में क्या होगा, राहु जो है वो आपके मतलब बुध को प्रभावित करेगा, चंद्रमा को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ में आपको राहु जो है कि बुध को प्रभावित करते हुए वो आपके जो खर्चे करवाएगा। राहु क्या करेगा, इस घर के अंदर जब इस लग्न के अंदर जो सुखेश हैं वो भी आपको बुध हैं, तो बुध के ऊपर राहु की, बुध के नक्षत्र के ऊपर जब राहु की दृष्टि होगी तो बुध से संबंधित चीज़ों में वो आपको एक्सपोजर का काम करेगा, बुद्धि को बढ़ा देगा, टेक्निकल बना देगा, साथ में आपके सुखों में बढ़ोतरी कर देगा। और उन सुखों में बढ़ोतरी करने के लिए क्या होगा, सुखों में बढ़ोतरी करते हुए वो जो है कि आपके धन का क्षय कराने की कोशिश करेगा और धन को कम करेगा और साथ में जो फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको बढ़ोतरी करेगा, ये कार्य करेगा। जब राहु की आपको 7वीं दृष्टि की बात कर ले तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है आपको 7वीं दृष्टि पड़ेगी और 7वीं दृष्टि उसकी जो है कि कन्या राशि में पड़ रही है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, तो कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह है वो आपको जो है कि बुध हो गए। तो बुध यहाँ पर प्रभावित होंगे राहु के गोचर से, जो है कि बुध प्रभावित होंगे। बुध को क्या होगा, बुध को एक्सपोजर मिल जाएगा। जब जो है कि राहु दृष्टि डालेगा तो इस घर से संबंधित, ये जो घर होता है ये आपको माता का कारक, माता का घर होता है, साथ में व्यक्ति के सुखों का घर होता है। इस घर से हम यह देखते हैं कि व्यक्ति का जो है कि घर में कैसी स्थिति है, उसके घर के अंदर शांति है या घर के अंदर अशांति है, या फिर माता के साथ उसके संबंध कैसे हैं, ये सारे क्षेत्रों को हम 4th हाउस से हम आकलन करते हैं, 4th हाउस का विश्लेषण करके समझते हैं। तो जब राहु जो है कि 7वीं दृष्टि से सुख के भाव को, कन्या राशि को जब देखेगा तो बुध के से संबंधित चीज़ों में एक्सपोजर दे देगा, मतलब वो सुखों में वृद्धि करने का काम तो करेगा लेकिन साथ में धन का क्षय करके सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा। शुरू में जब आप ये मान लीजिए कि कन्या राशि के जो पहले जो नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मतलब कन्या राशि के अंदर भी 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र शामिल होंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य। तो राहु यहाँ पर दृष्टि डालते हुए
ऐसा पहला जो है वो सूर्य को भी प्रभावित करेगा। सुखों में तो वृद्धि करेगा ही, साथ में जो है ना कि वो जो पराक्रम करने का आप इस लग्न के अंदर जो पराक्रम का भाव है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, वो सूर्य 5 नंबर मतलब सिंह राशि के स्वामी ग्रह वो आपको सूर्य हो गए। तो उस पीरियड में व्यक्ति का अपने पिता के साथ संबंधों में कमी देखने को मिल सकती है, पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है। इस तरह की स्थिति बनाएगा वो। जो पहला जो आपको 180 दिनों का पीरियड होगा, इस पीरियड में राहु की जब दृष्टि पड़ेगी आपको सातवीं दृष्टि से, जब वो कन्या राशि में जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ वहाँ पर जब पड़ेगी, तो उसके बाद जो रिमेनिंग जो अगला जो आपको नक्षत्र का जो अंश है वो आपको हस्त नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र के अंश पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अगले 240 दिनों तक, तो इस पीरियड में फिर आपको बुध को प्रभावित करेगा। बुध को तो एक्सपोजर ऑलरेडी देने का काम कर ही रहा है, साथ में चंद्रमा को भी एक्सपोजर देने का काम करेगा। चंद्रमा और बुध और राहु तीनों मिल करके व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बनाएंगे, बहुत ही बुद्धिमान बना देंगे, बहुत ही इनोवेटिव बना देंगे। आईटी के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति करने की कोशिश करेगा व्यक्ति और उसको सफलता भी हासिल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है, क्योंकि यहाँ पर धनेश जो है कि वो आपको चंद्रमा बन रहे हैं इस लग्न के अंदर, तो आपको धन में कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चे जो है कि बढ़ाने की कोशिश करेगा, धन को कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको बहुत ही केयरिंग होकर के खर्च करने की इस पीरियड में आपको विशेष ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पीरियड में आपके जो है ना कि चंद्रमा से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, और चंद्रमा आपके धनेश है। इसके साथ ही आपको जो उसकी अगली जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको मंगल के नक्षत्र के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। चित्रा नक्षत्र के अंश पर जब वो उसकी दृष्टि पड़ेगी 120 दिनों तक, लास्ट के जो 120 दिन होगा वो चित्रा नक्षत्र के अंश पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो उसके जो है कि स्वामी ग्रह मंगल है। तो इस लग्न के अंदर मंगल की जो जिम्मेदारी है, मंगल लाभेश है। मंगल आपको जो है छठे घर के स्वामी बन के इस लग्न के अंदर मंगल जो है छठे घर के स्वामी भी हैं, स्वामी ग्रह है, और लाभेश भी जो है कि मंगल ही है। तो जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो उस पीरियड में फिर जो है कि मंगल अपना जो है नकारात्मक प्रभाव, राहु जो है कि नकारात्मक प्रभाव देते हुए क्या करेगा, वो आपके आय में जो है कमी करने की कोशिश करेगा, साथ में आपके छठे घर से संबंधित चीज़ों को एक्सपोजर देने का काम करेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो छठा घर क्या है आपको, छठा घर आपको रोग का है, छोटे मोटे रोग का है, आपको ऋण का है, और आपको छोटे मोटे आपको कर्जे का है, साथ में जो है कि आपको लीगल चीज़ों से संबंधित एलिगेशन के बारे में अगर हम देखते हैं, लीगल एलिगेशन के बारे में आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित वो आपको छठे घर से आकलन किया जाता है। तो उस तरह की चीज़ों से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लीगल किसी भी तरह के चीज़ों में पचड़ों में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद राहु की जो दृष्टि होगी आपको नवी दृष्टि जो है कि वो आपको जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नवी दृष्टि से राहु अपनी दृष्टि डालेगा। तो नवी दृष्टि के ऊपर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ, वृश्चिक राशि आ रहा है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह आपको मंगल है, तो मंगल को ऑलरेडी वो प्रभावित कर रहा है। वो जैसे ही राहु गोचर करेगा, लाभ की स्थिति को कम करने की कोशिश करेगा। और वृश्चिक राशि के अंदर भी 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, विशाखा, अनुराधा और आपको ज्येष्ठा। तो विशाखा के जो स्वामी ग्रह है वो भी आपको गुरु हैं। तो इस दृष्टि से भी आपको गुरु को ऑलमोस्ट हर तरीके से आपको पीड़ित करने की कोशिश कर रहा है ये जो गोचर है। मतलब इस पीरियड में गुरु सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसकी दृष्टि से भी और उसके गोचर से भी। तो ये मान लो कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सोच समझ करके अपने बड़ों के साथ बात करने की आवश्यकता है, अपना शब्द का इस्तेमाल करने से पहले उस पर अमल करने की ज़रूर आवश्यकता है, नहीं तो आप अपने गुरुजनों का अपमान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगा। जो पहला जो 60 दिनों तक जो राहु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है उस पीरियड में भी, और आप अपमान कर करके आप कहीं न जो है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में फंस भी सकते हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी जो है ना कि राहु की दृष्टि जो पड़ रही है, नौवीं दृष्टि, वो ऑलरेडी जो है कि 8वें घर, जहाँ पर 8वां घर लिखा हुआ है उस घर के ऊपर पड़ रही है। और इस कारण से मंगल जो है कि प्रभावित हो रहे हैं, आपके जो है कि आय की भी स्थिति कम होने की स्थिति दिख रही है। फिर अनुराधा नक्षत्र के जब अंश पर उसकी दृष्टि होगी 240 दिनों तक, तो इस पीरियड में फिर आपको राहु शनि के साथ में जो राहु का संबंध है वो आपको खराब नहीं है, वो आपको जो है कि एक मित्रवत संबंध के रूप में आप देख सकते हैं। तो इस पीरियड में फिर जो है कि व्यक्ति को थोड़ी सी जो है कि मतलब आप ये मान सकते हो कि थोड़ी सी उसको सिंपैथी के रूप में
वो आपको शनि के साथ में दिखाएगा। और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर किसी तरह का लीगल एलिगेशन वगैरह चल भी रहा होगा तो शनि यहाँ पर बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है और शनि जो है कि न्याय के देवता है। तो छठे घर से शनि का किसी भी तरह का संबंध व्यक्ति को जो है कि लीगल एलिगेशन से संबंधित किसी भी तरह की चीज़ों में अगर वो फंसता भी है तो वो निकल जाता है और उस पीरियड में उसकी हमेशा जीत होती है। अगले जो है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर जब उसकी दृष्टि होगी, ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको बुध है, तो बुध के नक्षत्र के अंश पर राहु की जो है 9वीं दृष्टि पड़ रही है। जब अगला लास्ट का जो 240 दिनों का होगा तो उसमें बुध प्रभावित होंगे, मंगल प्रभावित होंगे और साथ में बुध प्रभावित होंगे। तो राहु भी जो है कि अपनी 7वीं दृष्टि पर से अपने बुध को प्रभावित तो कर ही रहा है, साथ में जो है कि नक्षत्र के अंश पर जो है कि अगले लास्ट के जो 240 दिनों के पीरियड होगा उसमें बुध को प्रभावित करते हुए वो छठे घर से संबंधित चीज़ों में वो आप ये मान लो कि बुध को तो प्रभावित करेगा ही, और बुध को प्रभावित करते हुए राहु क्या करेगा, राहु जो है कि सुखों में बढ़ोतरी का काम करेगा बुध को प्रभावित करते, क्योंकि इस घर के अंदर जो चार्ट के अंदर जो सुखेश है वो आपको बुध है। तो बुध से संबंधित जो भी कार्य हैं इस लग्न चार्ट के अंदर वो आपको सकारात्मक देखने को मिलेगा। मतलब आप ये मान लो कि बुध से संबंधित, खासकर पर्टिकुलर बुध से संबंधित सकारात्मक प्रभाव देखने को पड़ेगा। अगर कहीं पर भी बुध के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही हो, बुध के घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तो उस घर से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 100% सकारात्मक ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत आपको नकारात्मक जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि नक्षत्र तो आपको अलग अलग आएंगे ना, तो अलग अलग नक्षत्रों के अंश पर उसकी दृष्टि होगी और उसके जो स्वामी ग्रह होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उनके संबंधों के ऊपर निर्भर करता है कि राहु का उनके साथ कैसा संबंध है। जैसे कि आपको दूसरे घर के स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा के साथ राहु का जो संबंध है वो आपको निगेटिव है, नकारात्मक है, शत्रुता का भाव है, तो उसको जरूर वो कहीं ना कहीं पीड़ित करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं कि मैंने आपको राहु के गोचर के बारे में मिथुन लग्न के ऊपर, मिथुन राशि वाले के ऊपर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में विशेष बात की है। और मैं आपको इतना कहूँगा कि मिथुन लग्न के ऊपर जो राहु का प्रभाव है वो आपको थोड़े सकारात्मक, थोड़े नकारात्मक, ये परिस्थिति जो है कि हमेशा ही हर लग्न के ऊपर लागू होता है। किसी भी ग्रह का जो गोचर होता है या प्रभाव होता है पूर्णतः 100% कभी भी सकारात्मक नहीं होता है, उसके नकारात्मक भी होते ही हैं। तो आप ये मान सकते हो कि इसमें आपको राहु का ओवरऑल जो प्रभाव है यह देखने को मिलेगा कि आपको अपने गुरुजनों का अपमान से बचना है, साथ में आपको अनावश्यक खर्चे से बचना है, और आप अपने सुखों को बढ़ोतरी करने के लिए आप अनावश्यक खर्चे बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल रहा है। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।